अब बात बीजेपी की करते हैं। बीजेपी ने कल से शुरू होने वाले नवीन अध्याय की करते हैं। जी हां, बीजेपी के अगले अध्यक्ष नितिन नबीन होंगे। ये अब तक तो सब कुछ तय ही हो चुका है। आज नितिन नबीन ने अपना नामांकन भरा। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा जैसे बड़े नेताओं ने उनके नाम का प्रस्ताव भरा। उनके खिलाफ कोई भी और दावेदारी नहीं है, कोई और नामांकन नहीं है। अब इसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उनके नाम का प्रस्ताव दिया तो निर्विवादित और अनअपोज्ड नितिन नबीन ही भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और यह ऐलान 20 जनवरी यानी कल मंगलवार को होगा। अब कहीं ना कहीं एक जेनरेशनल शिफ्ट की बात बीजेपी की लीडरशिप में कही जा रही है। काफी यंग है नितिन नबीन, लेकिन कई बार मल्टीपल टाइम एमएलए रहे हैं। उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। छत्तीसगढ़ में जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब उन्होंने काफी अच्छा काम किया और बीजेपी को वहां पर चुनावी सफलता भी मिली। और साथ ही कहा जा रहा है कि उनके काम को देखकर टॉप लीडरशिप काफी बीजेपी की और सरकार में भी काफी इंप्रेस थी। एक चेहरा जो बिहार के चुनाव में भी काफी चर्चित थे, लेकिन उनको यकायक बिहार से निकालकर पूरे राष्ट्र का ध्येय देना, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बना देना और उसके बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष से अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन भरना काफी सरप्राइजिंग था कई लोगों के लिए। लेकिन कहा जा रहा है कि जमीनी कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और काम के बदले इनाम की ये नीति कहीं ना कहीं एक आदर्श सेट करने की कोशिश है कि जो काम करेगा उसे इनाम अवश्य मिलेगा और उसको रिकॉग्निशन हमेशा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ हैं। गिरिराज जी से बात करने से पहले मैं आपको पूरा उनका वेशभूषा दिखा रहा हूँ, हुलिया दिखा रहा हूँ, और ये शायद असर है नितिन नबीन के अध्यक्ष बनने की खुशी का। जैन जी युवा अध्यक्ष, तो इसी वजह से आप युवा दिखना चाहिए। स्वाभाविक है, आज भारतीय जनता पार्टी 45 वर्ष का हो गया। आप भी 45-40 से नीचे ही लग रहे हो अब तो, इसीलिए तो लगना। लेकिन दादा लेकिन ये मूछें और ये बाल भी काले होंगे क्या फिर? इसकी भी जरूरत है ना, अनुभव का। अच्छा। दोनों। और नितिन नबीन का जी का उम्र भी 45 वर्ष है और आज हर्षोल्लास का दिन है क्योंकि आज नामांकन हो रहा। विपक्षी दल तो दादा ये आरोप लगा रहे हैं कि ये कैसा चुनाव है कि जहाँ पर कोई दूसरा नामांकन होगा ही नहीं, निर्विरोध चुनाव आप करा रहे हैं, जबकि उनकी पार्टियों में तो कई लोग नामांकन दाखिल करते हैं। विपक्ष की बात कर रहे हैं भाई? जो 65-60 साल का हो गया है वो युवा कह रहा है, उस विपक्ष की बात कर रहे हैं जहां कई पुश्तों से कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं हुआ। अमन और यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन नबीन और इसके साथ बीजेपी का नया चेहरा, हर किसी को और यंग लगने की कवायद, कोशिश पर कहीं ना कहीं जो काम करेगा उसे इनाम मिलेगा, परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करने की बात। अमन, बिल्कुल आनंद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बीजेपी में एक मैसेजिंग ये है कि भाई चमक धमक से काम नहीं चलेगा। संगठनात्मक कुशलता और पार्टी के लिए जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है वो कहां से कहां तक पहुंचता है। आज नितिन नबीन की बात हो रही है, 5 बार के विधायक हैं। 2006 में पहली बार उनके पिताजी का जब दुखद आकस्मिक निधन हुआ तब उन्होंने पहली बार चुनाव जीता था। अभी जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुए उसमें 51,000 वोटों से वो जीते। जैन जी 45 साल की उम्र में सबसे युवा जो अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष नितिन नबीन। अच्छा, हम लोग इस वक्त कहाँ पर मैं बता देता हूँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी यतेंद्र, आप देख ही रहे हैं, आनंद, और हम लोग ये बीजेपी के पार्टी ऑफिस में हैं। यहाँ अंदर 2 से 4 बजे तक जो प्रक्रिया, क्योंकि अब 4 बज चुके हैं, हालांकि अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि 2 से 4 के बाद जो है अब 4 से 5 स्क्रीनिंग और उसके बाद 5 बजे जो है वो नॉमिनेशन वापसी, जिसका भी जिक्र कुछ नेता कर भी रहे थे कि भाई सामने से कोई चुनाव तो लड़ नहीं रहा, तो फिर ये किस तरह का चुनाव। हालांकि कई यहाँ पर जिक्र हुआ कि 16,000 से ज्यादा मंडल, वहां से प्रस्ताव, और एक एक्सक्लूसिव जानकारी यतेंद्र के पास भी है। मैं चाहूंगा आनंद 1 मिनट और मुझे दिया जाए, जो यतेंद्र अभी एक एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आए हैं। ये अभी क्या होता है, जानकारी आपके पास भी है अमन भाई। अभी हम और अमन चोपड़ा जी किसी वरिष्ठ नेता के साथ बैठे थे, हमने पूछा कि क्या प्रोसेस चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि जो सबसे पहला जो प्रस्ताव दिया है, जो अनुमोदन हुआ है, वो प्रस्तावक था बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड,
और पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी सबसे पहला नाम, क्योंकि सरकार के मुखिया हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनका नाम और उनका साइन कराकर लाया गया है। हालांकि वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका साइन यहाँ पर कराया गया। तो ये एक्सक्लूसिव खबर है कि जो नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई और उसमें सबसे पहला जो प्रस्ताव आया वो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से आया, और उस पार्लियामेंट्री बोर्ड के जितने भी मेंबर हैं सबके साइन कराए गए, और नंबर 1 पर नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसमें रहा, और दूसरे नंबर पर जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का, और तीसरे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह। संसदीय दल का पहला प्रस्ताव, और संसदीय दल के पहले प्रस्ताव में बतौर अनुमोदक प्रस्तावक पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अमन, एक बात ये बताइए, जानकारी अभी मिली अमन थी। और यतेंद्र, हाँ, आप प्लीज, एक आनंद। बात बताइए। देखिए, कहीं ना कहीं कई बार तंज कसा जाता था कांग्रेस पर कि वहां पर सिलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं। अब यही बात यहां पर सिलेक्टेड इलेक्शन या इलेक्टेड सिलेक्शन की बात हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी क्या उसी रास्ते जा रहा है, या फिर इस प्रक्रिया में और कांग्रेस की प्रक्रिया में अंतर है? ठीक है, ये सवाल यतेंद्र ने, हमने यहाँ पर जितने भी अभी किरण रिजिजू आए थे, उससे पहले गिरिराज सिंह, रवनीत सिंह बिट्टू, तरुण चुग, तमाम बड़े नेताओं से पूछा। क्या जवाब मिला भाई? यतेंद्र, आनंद पूछ रहे हैं फिर क्या फर्क है कांग्रेस और बीजेपी की चुनावी प्रक्रिया में। वहां पर भी कहा जाता है कि जो है एक हाईकमान और वहीं से सब तय हो रहा है। यहाँ पर भी फिर लोकतंत्र कहाँ, जो कांग्रेस भी कह रही है कि वोटिंग तो भूल ही जाइए, इन्होंने ही बनना है, प्रस्तावक अनुमोदक सब। ने बताया भी था कि 16,000 मंडलों का जिक्र किया उन्होंने, 30 राज्य। निचले लेवल से शुरू हुआ या मंडल लेवल से, यानी कि नीचे मंडल के बाद जिला के बाद प्रदेश, और प्रदेश के बाद राष्ट्रीय स्तर का। तो एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी वो चढ़ते जाते हैं, और यहाँ पर नामांकन की जो प्रक्रिया है उसमें ओपन है, आप जाकर अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक नियम है कि निर्वाचक मंडल के जो सवाल तो वही है ना, किसी ने किया, कौन कर रहा है? हाँ, वही रवनीत सिंह बिट्टू ने बताया कि राम जेठमलानी ने एक बार किया था, लेकिन उनको समर्थन के लिए जब भी आप कोई प्रस्तावक तो आपको चाहिए होता है, क्योंकि आप कोई भी चुनावी प्रक्रिया में जाएंगे, किसी भी चुनावी प्रक्रिया में जाएंगे, चाहे विधानसभा की में जाए, लोकसभा में, तो आपके प्रस्तावक होने चाहिए। और जो जमानती जिसे वो बोलते हैं कई बार देसी भाषा में, अगर वो नहीं होंगे तो आप कैसे चुनाव लड़ोगे? और इसमें जो प्रक्रिया है वो है एक राज्य 20 प्रस्तावक और 5 राज्य मिनिमम होने चाहिए, और 5 राज्य मिनिमम होने चाहिए 100 अध्यक्ष के लिए। तो 100 सदस्य आपके पास है तो आप चुनाव लड़िए, तो यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। इसी वजह से पूरा प्रोसेस किया जाता है। और ये बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है, आनंद, वो आप भी जानते हैं कि इसी साल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। 5 सबसे बड़ा ऐसे टेस्ट जो है, सबसे बड़ा जो अग्नि परीक्षा वो बंगाल है। नितिन नवीन के भारतीय जनता पार्टी के कल औपचारिक रूप से अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहली चर्चा में थोड़ा मजा आ रहा है। है, तो मैं आपसे अमन ये भी पूछता हूँ, यतेंद्र से भी पूछिए कि बंगाल पर नजर रख के ही कास्ट कॉम्बिनेशन को भी ध्यान दिया गया, क्योंकि वो कायस्थ है। बंगाल में एक बहुत बड़ा वोटर बेस कायस्थ है जी, तो क्या ये भी है? और या फिर कोई और रीजन है? क्योंकि देखिए 45 इयर्स के जब आते हैं तो 40 से लेकर 60 के बीच में एक बहुत बड़ी लीडरशिप है, जो कार्यकारिणी, जो एक लीडर्स हैं बीजेपी के, उनका तो पत्ता कट गया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहां पर फीलिंग भी होगी कि भाई हमारे आके इसको चुन लिया, या फिर सब मान चुके हैं इनको और इनके साथ मिलकर अब काम करेंगे। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा आनंद, ये डिसिप्लिन वाली बात जब बीजेपी की बात होती है, दूसरी पार्टियों की बात होती है, तो वहां सिर्फ टवल से लेकर तमाम चीजें होती हैं। ये ईमानदारी से मानना पड़ेगा, बीजेपी के अंदर वो चीज नजर नहीं आएगी आपको, वो डिसिप्लिन आपको नजर आएगा। मतलब पार्टी के शीर्षतम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय दल का पहला प्रस्ताव, उसमें पहले नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, पूरी सरकार, 5 राज्य, 100 प्रस्तावक, और कहीं कोई इस तरह की कोई सुखबुगाहट, यानी कि जो है कोई अंदर खाने किसी तरह का कोई असंतोष हो। नंबर 1। नंबर 2, आपने कायस्थ का जिक्र किया कि वो कायस्थ है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की टॉप लीडरशिप की तरफ से संकेत दिए जाते हैं कि जाति की दीवार गिरी है, खासकर बिहार के अंदर, और महाराष्ट्र में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनी भी है। लेकिन फिर भी जो आनंद सवाल पूछ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि 12% आनंद पूछ रहे थे। हाँ, 12% कायस्थ वहां पर आते हैं, और 12% कायस्थ में जब टोटली, वैसे कायस्थ को हमेशा बीजेपी का वोट माना जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति बिल्कुल अलग है। वहाँ का जो व्यापारी वर्ग है, वहाँ का ये कायस्थ वर्ग भी ज्यादातर व्यापारी वर्ग में से आता है, वो खुलकर कभी भी बीजेपी के सपोर्ट में नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर एक ममता दीदी का और टीएमसी का और खासकर सिंडिकेट का बड़ा एक डर रहता है। तो ऐसे में उनको अंदर खाने एक सिंबल मिले, उनको मजबूती मिले, तो उस नाते ये एक बड़ा फैक्टर काम आएगा। और सबसे बड़ी चीज, अभी कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में चुनावी बिगुल फूंक दिया है, उन्होंने बिहार से तुलना कर दी, वो तो जंगल राज, बंगाल में तो महाजंगल राज है। तो बंगाल, हाँ एग्जैक्टली, तो बंगाल में क्या बिहार रिपीट होगा? और बिहार इसलिए जरूरी क्योंकि बिहार से ही आते नितिन नवीन, और जो भी विधानसभा चुनाव में 51,000 बिहार से होकर 5 बार के विधायक।
जी, गंगा बिहार से होकर बंगाल में ही बहती बंगाल और तक जाएगी। ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। और लाल कृष्ण आडवाणी और रविशंकर प्रसाद के बाद बीजेपी में कोई बहुत बड़ा कायस्थ नाम नहीं था, तो अब नितिन नवीन आए हैं, तो क्या इससे कायस्थ भी थोड़ा खुश होंगे और कहीं ना कहीं एक समीकरण इस तरह से बनेगा। देखेंगे, इनके ऊपर भी कार्यभार बहुत बड़ा है, क्योंकि एक दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अब इनको चलाना है, आगे बढ़ाना है, संगठन को और मजबूत करना है। अमन, यतेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद।